हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सी संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एज यू कैन सी, यस, एनपीओ, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा मजेदार है और शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब स्टूडेंट था तब भी मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता था, फाइनल अकाउंट भी बहुत अच्छा लगता था। आज मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ाने में। उसका रीजन है क्योंकि देखिए ये जो आपके चैप्टर्स हैं ये आपके कहीं ना कहीं जो बेसिक नॉलेज होता है अकाउंटेंसी का, तो बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए ये चैप्टर बहुत अच्छे होते हैं और एग्जामिनर फेवरेट भी है। और कई बार इसमें से आप ये मान के चलिए कि लगभग हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एनपीओ, जैसा कि इसका नाम है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर लॉजिक समझिए, क्या होता है कि ऐसा नहीं है ना कि दुनिया में सारे लोग जो आए हैं वो सिर्फ पैसा कमाने हैं। हाँ, ज्यादातर तो पैसा ही कमाने आए हैं, आप और मैं भी पैसा कमाने आया हूँ, है ना, हम सब यही करने हैं। लेकिन देखिए जब क्या होता है ना कि हम लोग काफी पैसा कमा लेते हैं, है ना, तो उसके बाद क्या होता है, आदमी पहले पैसा कमाता है, फिर ज्यादा होता है तो उसको दान कर देता है। तो अब आप समझिए कि इन सब चीज़ों की हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखें तो अब ये चीज़ आप समझिए कि लगभग सभी लोग जो है पैसे लेके काम करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, उनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करने का ही है। बट एट द सेम टाइम दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो कई जगह इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग काम करते हैं और वो लोग इस तरीके से काम करते हैं कि जहाँ पर या तो वो आपसे पैसा लेंगे ही नहीं, या पैसा लेंगे तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे लिया जाता है ताकि उनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाला जा सके। जैसे मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड लेवल और इवन इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांचेस हैं लॉयंस क्लब की, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एनपीओ। या इसके अलावा आपका रोटरी क्लब है, दैट इज आल्सो एनपीओ। भारत विकास परिषद, है ना, आपको पता है इनके हॉस्पिटल्स चलते हैं, बहुत ही माइनर रेट में ये ट्रीटमेंट करके देते हैं लोगों को। तो आप समझिए कि ये इस तरह के क्लब्स, इनका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है। या कई जगह जो आपको पता है कि सोसाइटीज के क्लब्स वगैरह होते हैं तो वो सिर्फ मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। या स्पोर्ट्स क्लब होते हैं या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, इन सब का ऑब्जेक्ट क्या पैसा कमाने का है क्या? नहीं सर, द आंसर इज नो। इनका ऑब्जेक्ट पैसा कमाने का बिल्कुल नहीं है। दे आर वर्किंग फॉर सोशल वेलफेयर और मे बी फॉर द मेंबर्स वेलफेयर। और कहीं ना कहीं ये जो काम कर रहे हैं ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। पर हम तो अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, सर हमें इनके बारे में क्या पढ़ना है? तो बच्चों ध्यान रखें, जब आप एनपीओ की अकाउंटिंग देखते हैं तो एनपीओ की अकाउंटिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो जब आप एनपीओ की अकाउंटिंग की बात करेंगे, ठीक है, या मैं बोलूं कि भाई इनके जो एनपीओ के जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं, तो ये क्या क्या मेंटेन करते हैं? तो बच्चों एक तो ये मेंटेन करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है, एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक होता है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक होगा हमारे पास बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, तो ये तीन चीजें हमारे पास होती है। अब आप समझिए, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है वो बिल्कुल कैश बुक की कॉपी होगा। कैश बुक आपको बनाना आता होगा मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल कैश बुक की कॉपी होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो बच्चों P&L अकाउंट की कॉपी होता है बिल्कुल। और जो बैलेंस शीट है वो तो फिर बैलेंस शीट की तरह ही होती है, इसमें कोई चेंज आपका नहीं है। ठीक है, तो आप समझिए कि यहाँ पर बेसिकली जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये सारे आइटम होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि भाई ये एनपीओ का ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, तो एनपीओ का ऑब्जेक्ट है सर, बेसिकली एनपीओ का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी और सोशल वेलफेयर, ये काम इनका होता है। ठीक है, तो आप समझिए रिसिप्ट एंड पेमेंट
जब आप देखेंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखिए क्या क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेट आपको पूरा देखिए नोट्स के अंदर मिल जाएगा, मैं आपको मेन चीज में बताऊंगा। ओपनिंग बैलेंस के लिए टू बैलेंस बीडी, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कैश बुक की तरह बनेगा, तो ये ओपनिंग बैलेंस होता है। अब ध्यान रखिए ये जो रिसिप्ट साइड है हमारी, वहां पर क्या आएंगे, यहाँ पर आएंगे टू रिसिप्ट्स। और बेटा रिसिप्ट्स का मतलब है टोटल रिसिप्ट्स, हर तरह के रिसिप्ट्स यहाँ आएंगे, भले ही वो कैपिटल नेचर के हों, भले ही वो रेवेन्यू नेचर के हों, हमें मतलब नहीं कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का। जैसे आपने एसेट सेल करी कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन आपने गुड्स कैश में बेचा तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। कोई सा भी रिसिप्ट हो यहाँ तो हर रिसिप्ट आएगा क्योंकि कैश बुक है। इसी तरीके से जब आप पेमेंट्स करेंगे तो यहाँ सारे पेमेंट्स आएंगे। मुझे कोई मतलब नहीं है कि जो पेमेंट है वो कैपिटल पेमेंट है या फिर वो रेवेन्यू पेमेंट है, ठीक है, सारे पेमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जब आप क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे तो आता है बाय बैलेंस शीट। ये क्या है सर, ये है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है। तो ये कैश बुक ही है, जैसा कि मैंने आपको बोला था ओपनिंग बैलेंस के लिए टू बैलेंस बीडी। जो भी रिसिप्ट्स होंगे वो रिसिप्ट साइड में आएंगे, वो रिसिप्ट कैसा ही हो, भले वो कैपिटल नेचर का हो, भले वो रेवेन्यू नेचर का हो। इसी तरीके से पेमेंट्स भी सारे ही पेमेंट्स आएंगे, भले ही वो कैपिटल नेचर के हों, भले ही वो रेवेन्यू नेचर के हों। और फिर बाय बैलेंस सीडी यहाँ आएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है बच्चों। तो ये तो होता है बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट। जैसा कि मैंने बोला फुल फॉर्मेट के लिए आप नोट्स की कॉपी मुझसे ले लें, तो उसमें आपको फॉर्मेट में सारे एग्जाम्पल जो है वो वहां पे मिल जाएंगे। फिर एक होता है बेटा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। जी हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलिए मेथड में लिखता हूं क्योंकि आप अकाउंट बना रहे हैं, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाएगा। अब देखो बेटा ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये जैसा कि मैंने बोला ये P&L की तरह होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो P&L की तरह होता है सर, तो इसमें आएगा क्या, ध्यान रखिए जो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंस है टू रेवेन्यू एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, तो करंट ईयर के जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस वो इधर आ जाएंगे, और जो भी आपकी रेवेन्यू इनकम है बाय रेवेन्यू इनकम वो सारी इनकम इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए जब आप बैलेंस करेंगे बेटा, तो बैलेंस में यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं आता, ध्यान रखिए। हम नेट प्रॉफिट की जगह यहाँ जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा सरप्लस। जी हाँ, कौन सा वर्ड होगा, सरप्लस। ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा। सरप्लस का मतलब कुछ भी नहीं है, नेट प्रॉफिट ही, ठीक है। लेकिन अगर नेट लॉस आ जाएगा तो यहाँ नेट लॉस नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे डेफिसिट। हाँ, ये कैसे आएगा सर, ये भी आएगा बैलेंसिंग फिगर में, और ये कुछ भी नहीं है, नेट लॉस की तरह ही होता है, ठीक है। चलिए तो ये हमारी बात हुई कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब हमें ये ध्यान रखना है आगे कि सर जब आप कह रहे हो कि इस तरह का एनजीओ है या जिसको एनपीओ बोलते हैं, इनका ऑब्जेक्ट पैसे कमाने का नहीं है, सर फिर इसकी कमाई कहाँ से होगी, और सर पैसा आएगा नहीं तो ये अपना काम करेंगे कैसे, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इनकम सोर्स ऑफ एनपीओ। इनकम सोर्स ऑफ एनपीओ के इन्हें इनकम कहां से मिलती है, ठीक है। चलिए तो मैं एक एक करके बच्चों आपसे इनकम डिस्कस करता जाऊंगा। देखिए सबसे पहली जो इनकम इनकी होती है वो होती है डोनेशन। जी हाँ बच्चों, डोनेशन में आपको ध्यान रखना है कि डोनेशन का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। जब आप डोनेशन को देख रहे हैं तो आप वहां ये देखें कि क्या डोनेशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट दिया गया है या फिर वो जो डोनेशन है वो विदाउट ऑब्जेक्ट ही दे दी गई है। अच्छा सर कैसे, समझिए जैसे आप देख रहे हैं कि रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है सिर्फ कि टू डोनेशन, खत्म, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं, तो हो गई ये वाली विदाउट ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं रहता तो इसको हम लोग रेवेन्यू इनकम मानते हैं, और ऐसे केस में ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन सी साइड में दिखाई जाएगी, क्रेडिट साइड में दिखाई जाएगी, अगर बिना किसी ऑब्जेक्ट के डोनेशन आपको दे दी गई है तो, ठीक है। लेकिन अगर
विद ऑब्जेक्ट दी गई है। जैसे आपसे कहा जाए कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग या डोनेशन फॉर क्लब या डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, यानी कि उसके साथ अगर उसका ऑब्जेक्ट दिया जाए कि भाई डोनेशन देने वाले ने क्यों दी है, तो फिर बेटा वो डोनेशन जो मानी जाती है वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट है, और कैपिटल रिसिप्ट है तो उसको आप कहाँ दिखाएंगे, उसको आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में या तो आप सेपरेटली शो कर सकते हैं या कैपिटल फंड में ऐड करके भी दिखा सकते हैं, पर कुल मिला के जाएगी कहाँ, ये जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, चलिए तो बेटा ये तो हुई हमारी डोनेशन। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, देखिए सब्सक्रिप्शन की जो इनकम होती है, बेसिकली देखिए सब्सक्रिप्शन होता क्या है, ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो क्लब जो है वो अपने मेंबर से रिसीव करता है, और ये अमाउंट आप मंथली या क्वार्टरली या ईयरली भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्सक्रिप्शन इनकम है ये एक रेगुलर इनकम होती है बेटा, ध्यान रखिए। तो क्योंकि रेगुलर इनकम है इसलिए रेवेन्यू नेचर की मानी जाएगी, और इसे मैं कहाँ दिखाऊंगा, इसे मैं दिखाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में मैं दिखाऊंगा इसको। ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल इनकम ये हमारे लिए होती है। ठीक है, चलिए नंबर 2 हो गया, फिर चलते हैं नंबर 3 पे। लाइफ मेंबरशिप या लाइफ टाइम मेंबरशिप इसको बोलते हैं। देखिए लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस का क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि मेंबर ने आपकी एनजीओ को ज्वाइन किया और उसने तो एक बार में पूरे पैसे दिए, उसने कहा ये लो सर ये पूरे पैसे हैं, अब मुझसे जिंदगी भर कोई पैसा मत मांगना। हमने कहा ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए ये क्या होता है, ये वन टाइम रिसिप्ट होती है। क्योंकि ये वन टाइम रिसिप्ट होती है इसलिए इसे कैपिटल नेचर का माना जाता है, कैपिटल रिसिप्ट मानी जाती है। अब क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट मानी जाती है तो बच्चों ध्यान रखना, ये कहाँ जाएगी सर, ये जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, जो भी आपके कैपिटल रिसिप्ट हैं ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाते हैं, और अगर रेवेन्यू रिसिप्ट आप मांगते हो तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया। फिर एक होती है बेटा आपकी एंट्रेंस फीस। जी हाँ बच्चों, एंट्रेंस फीस। अब देखिए एंट्रेंस फीस जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि कई क्लब एंट्रेंस फीस होता है क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए एंट्रेंस फीस में क्या होता है कि जैसे नए मेंबर आते हैं और वो नए मेंबर हमारे क्लब को ज्वाइन करते हैं, तो कई क्लब का रूल ऐसा होता है कि वो एंट्रेंस फीस एक ही बार लेते हैं, बार बार नहीं लेते हैं, क्योंकि वन टाइम लगती है, बाकी तो फिर सब्सक्रिप्शन लगेगा। तो कई लोगों को ये मानना है कि क्योंकि एंट्रेंस फीस जो है सर वो सिर्फ एक ही बार लगती है इसलिए इसको कैपिटल मानना चाहिए। लेकिन अगर आप एक क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्लब में तो क्या है, हर साल नए नए मेंबर आएंगे और हर साल उनको एंट्रेंस फीस मिलेगा, तो उनके लिए तो रेवेन्यू नेचर का होगा। तो ध्यान रखें एंट्रेंस फीस जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ट्रीट होती है। या तो अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाई इसको आप कैपिटल रिसिप्ट माने या रेवेन्यू रिसिप्ट माने तो सबसे अच्छी बात है, अगर वो हमको दे देगा तो हम उसके हिसाब से ही मान लेंगे। लेकिन अगर वो कुछ नहीं देगा तो फिर हम हमारी अजम्पशन वहां पे क्वेश्चन में क्लियर करेंगे कि हमने इसे कैपिटल रिसिप्ट माना है या फिर हमने इसे रेवेन्यू रिसिप्ट माना है। अगर हम इसे कैपिटल रिसिप्ट मान लेंगे तो बेटा कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो जैसे क्वेश्चन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे और तब फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे केस में कैसा अजम्पशन मानना चाहिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। एंडाउनमेंट फीस या एंडाउनमेंट कलेक्शन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। देखिए एंडाउनमेंट फी, एंडाउनमेंट कलेक्शन क्या होता है, इसमें आप समझिए कि जैसे मैंने लॉयंस क्लब को बेसिकली 1 लाख रुपए दिया और मैंने उनको ये बोला कि सर आप एक काम कीजिए, इस 1 लाख रुपए को जो है आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिए, आप तो बैंक एफडी करा दीजिए और वहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट से आप एक काम करेंगे कि आपके जो भी मेडिकल कैंप चलते हैं उनमें वो खर्चा करेंगे। ठीक है सर, अच्छी बात है।
तो मैंने उनको एक ऑब्जेक्ट के साथ पैसा दिया, मैंने कहा एक काम करो, इसको वहां जमा कराओ, वहां से जो इनकम है और उस इनकम को मेडिकल कैंप में यूज करो। उस रिसिप्ट को ये क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एंडाउनमेंट फीस। देखा जाए तो स्पेसिफिक डोनेशन की तरह हो गया, पर एंडाउनमेंट फीस इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप रिसिप्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, रिसिप्ट तो जमा है, उसके इनकम को आप लोग यूज कर रहे हैं। तो आप समझे, अगर कभी भी एंडाउनमेंट फीस आपको मिल जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कैपिटल रिसिप्ट मानी जाती है। और अब तो आप समझ गए होंगे कि जो भी कैपिटल रिसिप्ट है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 6, लीगेसी। देखिए लीगेसी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। लीगेसी का मतलब होता है अमाउंट रिसीव एज पर विल। विल का मतलब वसीयत। सो अमाउंट रिसीव्ड एज पर विल, जैसे आप मान के चलिए कि कोई बहुत बड़े आपकी सिटी के अंदर कोई बहुत बड़े सेठ जी है ना, शंभू दयाल जी है ना, सॉरी मैं किसी के लिए पर्सनल नाम ले रहा हूँ, तो इसको आप लोग इंडिविजुअल ना ले किसी के ऊपर। तो बहुत बड़े हमारे एक सेठ जी थे, शंभू दयाल जी सेठ जी। वो सेठ जी एक्सपायर हो गए और फिर उनकी विल निकली। वो विल में आया कि भैया 10 लाख रुपए लॉयंस क्लब को दे दिए जाएं, है ना, मेरे पास जितनी भी एसेट्स है। तो ठीक है, अब ये चीज शंभूलाल जी के बेटों को पसंद तो नहीं है, पर कोई बात नहीं, लिख गए हैं तो फिर आपको देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखें, लीगेसी का जो रिसिप्ट होता है जो किसी भी एनपीओ को मिलता है, बच्चों ध्यान रखिए हमेशा ही क्या होता है, ये कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। इसलिए आप इसे कहाँ दिखाएंगे सर, आप इसे दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर। ठीक है, ये होता है हमारा लीगेसी। ये तो देखो मेन इनकम तो हो गई बेटा। इसके अलावा कई बार क्या होता है, आपको दिया जाता है जैसे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, है ना, कोई लाइब्रेरी वगैरह है ना, तो पुरानी रद्दी वगैरह निकलती है ना, स्क्रैप वगैरह निकलते हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर है ना, या ओल्ड मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, इस तरह की चीजें आपको दे दी जाए तो ध्यान रखिएगा ये रेवेन्यू नेचर की इनकम मानी जाती हैं, इसीलिए इन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन सी साइड में शो किया जाता है, क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मेन जो आपके बेटा इनकम के रिसोर्स हैं एक किसी भी एनपीओ के लिए, तो ये इस तरह के इनकम रिसोर्सेज आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले एडजस्टमेंट की तरफ, अगले ट्रीटमेंट की तरफ, क्योंकि इसमें क्या होता है छोटे छोटे वर्किंग नोट्स बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आज तो मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो मैं सिखाने वाला हूं, जैसे अगर स्पोर्ट्स मटेरियल है ना, स्पोर्ट्स क्लब का क्वेश्चन होगा तो स्पोर्ट्स मटेरियल आएंगे, किसी हॉस्पिटल का होगा तो वहां पे वो मेडिसिन यूज्ड आएंगे, है ना। तो ये स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड या मेडिसिन यूज्ड, ये आज का हमारा पहला एडजस्टमेंट है। ये कैसे दिखाया जाता है, देखिए बच्चों समझो, देखिए क्या होता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ मेडिसिन यूज आएंगे, या स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स मटेरियल यूज आएगा, इक्विपमेंट्स यूज आएंगे। तो इसका यूज अमाउंट कैसे निकाला जाता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे निकाला जाता है। इसमें आप ध्यान रखिए, अगर आपको इसमें, जैसे मैं मेडिसिन को बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको क्रेडिटर भी दिए हुए हैं, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, है ना, तो सबसे पहले आप उसको यूज करके क्रेडिट परचेज निकालेंगे। अभी क्रेडिट परचेज कैसे निकलती है समझिएगा आप। सबसे पहले आप क्या लेंगे, आप लेंगे क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस लेंगे बेटा आप। ठीक है, चलिए क्रेडिटर के क्लोजिंग बैलेंस में आप ऐड करेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर, ठीक है, और माइनस करेंगे क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो आप ये समझिए क्लोजिंग बैलेंस में पेमेंट टू क्रेडिटर को ऐड करके ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिल जाएगा क्रेडिट परचेज का अमाउंट। ठीक है, चलिए तो ये मिल गया सर, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मैं इसमें काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा एडवांस और कर देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर एडवांस टू सप्लायर भी देता है, देता बहुत कम है पर ठीक है, अगर देगा तो लिखना ही पड़ेगा। तो उसका क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में एडवांस टू सप्लायर भी है ना, एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर का मतलब क्रेडिटर ही होता है, तो मैं क्रेडिटर लिख देता हूँ। तो बेटा अगर एडवांस टू क्रेडिटर भी दे रखा है तो एडवांस टू क्रेडिटर का जो ओपनिंग बैलेंस दिया जाएगा वो आप ऐड करेंगे, और एडवांस टू क्रेडिटर का
जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप क्या करेंगे, वो आप माइनस करेंगे। तो एडवांस टू क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस, तो कुल मिला के मैक्सिमम लिखे हैं मैंने। वैसे उसमें 5 आना बहुत मुश्किल है, पर जो भी आ सकता है हमने लिख दिया, मैक्सिमम 5 आइटम है। क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस और पेमेंट टू क्रेडिटर ऐड करा, और क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस हमने माइनस किया। और अगर हमें एडवांस टू क्रेडिटर है, एडवांस टू सप्लायर भी दिया हुआ है, तो एडवांस टू सप्लायर का ओपनिंग बैलेंस प्लस करें और एडवांस टू सप्लायर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो माइनस करें। ऐसा करके क्या मिलेगा सर, ऐसा करके हमें मिलेगी परचेस, और वो भी कौन सी, क्रेडिट परचेस। ठीक है भाई, आपने मेडिसिन परचेस कितनी करी, पहले ये तो निकालो। तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगी सर, हमें यहाँ मिल जाएगी क्रेडिट परचेस ऑफ द मेडिसिन। ठीक है, लेकिन हमें तो मेडिसिन यूज निकालना है, तो बहुत सिंपल, कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन। अब परचेज में ध्यान रखना, क्रेडिट परचेज तो आप ऑलरेडी निकाल के आओ ना, तो परचेज ध्यान रखना, क्रेडिट तो लेनी ही है। अगर क्वेश्चन में मेरे को कैश परचेज भी दी हुई है तो बेटा वो भी लेनी है ना, क्योंकि यहाँ है ना आपको टोटल परचेज लेनी है, ये ध्यान रखें। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस करेंगे परचेज, और फिर क्या करेंगे सर, हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन को माइनस कर देंगे बस, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बच्चों मेडिसिन कंज्यूम। ठीक है, मेडिसिन कंज्यूम है, जिसको आप लोग मेडिसिन यूज्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, वो यहां आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, उसमें ऐड करेंगे आप लोग परचेज ऑफ मेडिसिन, दोनों तरह का, क्रेडिट परचेज एंड कैश परचेज, देन माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो हमें क्या मिल जाएगा सर, हमें मिल जाएगा मेडिसिन कंज्यूम। सर ये जो मेडिसिन कंज्यूम है, इसको शो किया जाता है, कहाँ शो किया जाता है सर, इसको शो किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन सी साइड में सर, डेबिट साइड के अंदर। ठीक है, चलिए तो इसको तो यूज करेंगे कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। अब देखिए और कौन कौन चीजें कहाँ आती है मैं आपको बताऊँ। जैसे क्लोजिंग क्रेडिटर है, अच्छा सिंपल सी बात है, जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं किसी भी चीज के, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाते हैं। ये ध्यान रखिए, इस चैप्टर में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट ही देता नहीं है, तो हमको इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो आप इसमें समझिएगा कि क्लोजिंग क्रेडिटर तो कहाँ जाएगा भाई, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग की लायबिलिटी में। पेमेंट टू क्रेडिटर किसी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में आएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट के कौन सी साइड में, पेमेंट साइड से मिलेगा आपको। अच्छा, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा सर, ये लायबिलिटी में जाएगा। कौन सी में सर, ओपनिंग बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है वहां जाएगा। एडवांस टू क्रेडिटर, देखो आपने एडवांस दिया ना, ये आपके लिए एसेट्स होता है, ओपनिंग बैलेंस है तो एसेट्स में जाएगा, कौन सी बैलेंस शीट में, ओपनिग में। एडवांस टू क्रेडिटर सर, ये भी एसेट्स है तो एसेट साइड में जाएगा, लेकिन कौन सी बैलेंस शीट की, क्लोजिंग बैलेंस शीट के। तो ध्यान रखें बच्चों, जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, जी हाँ सर, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा, परचेज कहीं नहीं जाता। क्लोजिंग स्टॉक जो है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा। ठीक है, और ये तो हमने देख ही लिया, ये कहाँ जाएगा सर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी मैंने आज आपको जो बताया है वो मैंने आपको बताया है ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार इसका पता है सेपरेट क्वेश्चन ही आ जाता है आपका, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज या फिर मेडिसिन यूज्ड का। ठीक है, जब मैं आपसे मिलूंगा अभी अगली क्लास में तो उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। चलिए मैं आपको आज का एक ट्रीटमेंट और बताता हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, देखो बेटा एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है समझिएगा। सबसे पहले तो क्या होता है सर, सबसे पहले होता है हमारे पास एक्सपेंसेस पेड। ये एक्सपेंसेस पेड मुझे कहाँ मिलेगा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में दिया होगा, है ना, एक्सपेंसेस पेड। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप समझिए एक्सपेंसेस में दो ही तरह का ट्रीटमेंट होता है, एक होता है आउटस्टैंडिंग, एक होता है प्रीपेड। अब इसको सर हमें कैसे सॉल्व करना है ये आप समझिएगा। तो अगर मैं पहले आउटस्टैंडिंग की बात करूं तो ध्यान रखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का
जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप ऐड करेंगे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आप माइनस करेंगे। ठीक है, ये तो किसकी बात हुई, ये तो बात है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। अब हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की, तो उसमें जस्ट उल्टा चलता है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो माइनस करेंगे, लेकिन अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस का आपको कोई ओपनिंग बैलेंस भी दिया जाए तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको प्लस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्टिंग करिए आपने कहां से। सबसे पहले एक्सपेंसेस पेड आपको मिले रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस माइनस करेंगे, और प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस प्लस करेंगे। सर ये सब करेंगे तो मिलेगा क्या? बेटा ये सब अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। जी हाँ, एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। और जैसे ही आपने निकाला है एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, ये अमाउंट कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कौन से साइड में सर? ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड के अंदर। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज समझिएगा, ये जो आइटम है ये कहाँ कहाँ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि जो क्लोजिंग बैलेंस शीट का आइटम है तो क्लोजिंग में जाएगा, तो ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस की लायबिलिटी में जाएगा, है ना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की लायबिलिटी होता है। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में जाएगा और ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ जाते हैं सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जाते हैं लायबिलिटी में, जबकि प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं एसेट साइड के अंदर। ठीक है, और ये जो आखिरी आपने कैलकुलेशन करी है ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट जो जाएगा उसके डेबिट साइड के अंदर। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ा। आज का अगला एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, कि भाई एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसी चीज को देखो, एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर इसी चीज को आप एक्सपेंस अकाउंट बनाने के लिए आगे एग्जाम में तो आप क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं सर, अगर सर एक्सपेंस अकाउंट बनाने के लिए आ गया तो आपने हमको क्योंकि सिखाया है, क्योंकि मैं आज सिखा रहा हूँ आपको, तो मैंने भाई आपको सिखा रखा है, तो आप बहुत आराम से बिना किसी टेंशन के एग्जाम में एक्सपेंस अकाउंट भी बना पाएंगे। ठीक है, कैसे समझिएगा, बहुत आसान है। देखो इसलिए हम लोग बचपन से बोलते हैं, बचपन से मतलब 11th क्लास जब मैं पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई देखो चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, चीजों को लॉजिक के साथ पढ़ो, कभी रटने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। देख लो आप, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? एसेट्स होता है। एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस क्या होते हैं सर? डेबिट बैलेंस होते हैं। तो आप समझिए, यहां आप लिखेंगे टू प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का कौन सा बैलेंस? प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस। तो सर यहाँ प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस है, तो फिर प्रीपेड का क्लोजिंग कहाँ जाना चाहिए? समझदार हैं आप लोग, यहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ जाएगा बाय प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस सर? प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग भी आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग भी आ गया। ठीक है, ऐसे ही जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो आपकी लायबिलिटी होता है। हाँ सर होता है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी का ओपनिंग तो क्रेडिट बैलेंस होता है। लो जी, तो ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओपनिंग बैलेंस के लिए तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है सर? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो हमने बैलेंस का गेम तो खेल लिया। प्रीपेड का ओपनिंग, प्रीपेड का क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ईयर आपने जो भी एक्सपेंस पे करा है उसके लिए एंट्री, जो एक्सपेंस हम पे करते हैं उसके लिए हम लिखते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये अमाउंट हमें कहाँ मिलेगा सर? ये अमाउंट हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड से मिलेगा। ठीक है, तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड से मिलेगा। अब जब आप इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर में रहेगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सो दैट विल कम इन बैलेंसिंग फिगर। और यही अमाउंट कहाँ जाता है?
यही अमाउंट जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड के अंदर। ठीक है बच्चों, तो समझे जो काम आपने यहाँ पर ये स्टेटमेंट से निकाला है ना, इस तरीके से, तो जो काम आपने स्टेटमेंट से निकाला है वही काम आप नीचे अकाउंट बना के भी एक्सपेंसेस का कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत इजीली आपका ये काम इसमें हो जाएगा। चलिए, तो ये हमने आज कुछ एडजस्टमेंट सीखे। इंट्रोडक्शन की क्लास है, हमने सीखा मेडिसिन कंज्यूम वगैरह कैसे निकाला जाता है, और हमने सीखा एक्सपेंस का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। ठीक है बच्चों, एक आध क्लास हमारी थ्योरेटिकल और रहेगी, देन वी विल मूव ऑन द न्यूमेरिक क्वेश्चन। चलिए, तो तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल। बाय बाय।